अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिद के ऊंचे मीनारों से खुदा के खलीफा की सदा बुलंद हुई थी। वो एक इकरार था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि सबसे अकबर तू, बस मेरा रब ही है। वो एक ऐलान था उन सब के लिए जो अपनी अपनी ज़ात में अकबर बने बैठे थे। हरगिज़ तुम तो झूठ को माने हुए हो। मैं बताऊँ सच क्या है। अल्लाह अकबर। उसने मुअज्जिन की पुकार का ज़ेरे लब जवाब दिया था। वो तशहद के से अंदाज में जाए नमाज पर ही बैठा था। उसका ये मामूल था। ओटी यानी ऑपरेशन वाले दिन वो तहज्जुद ज़रूर उठता था, चाहे 2 रकत ही पढ़ता, लेकिन पढ़ता ज़रूर था। ये आदत पहली सर्जरी से ही बनी हुई थी। उसका मानना था कि इन्हीं रकात की बरकत से उसके हाथों में शिफा उतरती थी। अजान के बाद दुआ पढ़ने के बाद उसने चेहरे पे हाथ फेरा और उठ खड़ा हुआ। कमरे से बाहर निकला तो बावर्ची खाने से निकलकर मुलाजमा आई थी। तुम इतनी जल्दी आ गईं? आपका ओटी है ना साहब जी, मैंने सोचा नाश्ता जल्दी बना दूं। उसने असबात में सर हिलाया। साहब जी, स्कर्ट इस्त्री कर दूं? उसने पूछा था। कोई सा भी कर दो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास हैं कौन कौन से। काला है, नीला है, एक आसमानी है। वो तो जी मुझे बड़ा भैड़ा लगता है, काला वाला कर देती हूँ। वो हंस पड़ा। तुम औरतें और तुम्हारी ये कलर स्कीमें, मैचिंग हार बूंदे भी निकाल देना और मेकअप का सामान भी। उसने हंसकर कहा तो वो झींप गई। वो कहकर नमाज के लिए निकल गया था। उसने वो स्याह सूट उठाया और साथ लगाकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई। बेड पे बैठी एनी ने बुरा सा मुंह बनाया था। हाय फातिमा, ना काला ना पहन। मेरी दादी कहती है मनहूस रंग होता है ये, लेकिन मुझे तो ये सब रंगों से अच्छा रंग लगता है। लगता होगा, लेकिन आज ना पहनना। मैं कोई बदशगुनी नहीं करना चाहती, लेकिन तोबा, मेरे मुंह में खाक, तू रिजेक्ट हो गई तो? उसने कंधे उचका दिए। हो गई तो हो गई, कौन सा जिंदगी में पहली बार होंगी। एक बार फिर सही, यानी अपनी ही करनी है तूने। वो चुप रह गई। अब वो उसके लिए जूता देख रही थी। काला सैंडल होगा तेरे पास? मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और तुझे सैंडल की लगी पड़ी है। एनी ने उसे गुस्से से देखा था। रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है एनी, मुझे पता है मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। रिजेक्ट हो गई तो वापस बुलवा ली जाएगी। जाना चाहती है वापस राजनपुर तो? वो चुप रह गई। मैं बस एक बात जानती हूँ एनी, ये नहूसत, बदशगुनी, ये सब कुछ भी नहीं होता। हमारे अंदर का शर होता है जो खैर का रास्ता रोक लेता है, और कुछ भी नहीं। वो इस्तेहज़ा में हंसी थी। ऐसी बात है तो मुझे देखकर चीखें मारती हुई भाग जाएगी तेरी ये बदशगुनी। मेरी दादी कहती है नहूसत का दूसरा नाम हूँ मैं। वो उसे देखकर चुप रह गई थी। अब बता, काला सैंडल है? वो वॉशअप से पहले तैयार होकर आया तो वार्ड बॉयज अभी स्ट्रेचर सीधे कर रहे थे। उसने वहां मौजूद पीजी को आंखें दिखाई। ये क्या बात हुई, आज फिर लेट हैं? सर जी, वो आए ही लेट हैं सामान लेकर। मैंने तो कहा था उनसे कि डॉक्टर बिलाल नाराज होते हैं, उनकी सर्जरी तैयार रखा करो ठीक 9 बजे। नाराज होना बनता है कि नहीं बनता? उसने बुरा सा मुंह बनाया था। 10 मिनट में मुझे यहाँ पेशेंट चाहिए, वरना ये भी मैं खुद कर लूँगा। वो वेटिंग रूम में आया। उसके कुलीग चाय पी रहे थे। लगता है बारिश होने वाली है आज फिर। बादल बहुत गरज रहे हैं। उसे शरारत से देखा गया था। अभी गरजे कहाँ हैं? और सर जी, हम गरजने वालों में से नहीं हैं, बरसने वालों में से हैं। वो वहीं बैठ गया था। आज कितनी कर रहे हैं सर्जरियाँ? 3। सर जी, खुदा का खौफ करें, हमें भी कुछ करने दिया करें। हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं, बस वही अपेंडिक्स निकालने का ऑपरेशन कर कर के थक गया हूँ मैं। वो हंसा था। अल्लाह देता है और बंदा लेता है, बंदा किसी और को भी दे दे। गफूर पेशेंट पहुंचा क्या? उसने चिल्लाकर पूछा था। जी सर। वो उठ खड़ा हुआ था। अभी से जा रहे हैं? अभी तो एनेस्थीसिया है, फिर जर्नल है, ये तो नर्सों के काम है यार। उसने उसे बगौर देखा था। फिर तुम कहते हो कि हमें क्या मिलता है? वो मुस्कुराया था। इस पेशेंट के बैंड पर मेरा नाम दर्ज है। डॉक्टर बिलाल जफ़र सर्जरी करेंगे, तो मैं इसे हलाल क्यों ना करूं? यहाँ बैठकर चिस्कियाँ लेता रहूं और किसी चीफ गेस्ट की तरह बस फीता काटने पहुंच जाऊं? नहीं मेरे भाई। वो निकल आया था। सब उसके तरीक़ाकार से वाकिफ़ थे, लेकिन बस हमें खारिश होती रहती है ना ज़बान पे। वो ओटी पहुंच गया था। पेशेंट को लिटाया जा चुका था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं अम्मा जी? ठीक हैं? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? वो पेशेंट से छोटी छोटी बातें करते करते सब कुछ सेट करवा रहा था।
वो कुल 6 लड़के और 4 लड़कियां थे जो रेजिडेंसी के इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। आज ओटी है तो तकरीबन 12 बजे फ्री होंगे सर, तब तक आप लोग वेट करें। वो वहीं कॉरिडोर में टहलने लगी थी। वो लड़के लड़कियां आपस में हंसकर बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, मिल्क शेक सैंडविचेस खाते हुए। वो उन्हें बहुत देर तक देखती रही थी। वो उनके दरमियान कोई खलाई मखलूक जैसी थी। वो कॉन्फिडेंट, खुद मुख्तार, आज़ाद, अच्छे ग्रेड्स, उससे ज़्यादा अच्छी शक्लें रखते थे। वो यकीनन लिस्ट का आखिरी नाम होने वाली थी आज। मुझे नहीं आना चाहिए था। कौन सा मार्का मार लूँगी मैं, एवं ही वक्त ज़ाया किया। वो अपनी सोचों में गुम थी। अब्बू को कह देती कि सिलेक्ट नहीं हुई, वैसे भी कौन सा हो जाऊंगी, उसने कोफ्त से सोचा था। स्लाइन खोलें, असिस्टेंट सिस्टर की आवाज़ गूंजी थी। हेल्पर ने जल्दी से ट्रे में बोतल खोली थी। खून में लाल स्पंज के ट्रे में आते ही सारा पानी लाल हो जाता था। आप गिन लेना स्पंज पूरे हैं, वरना कल को हर न्यूज़ चैनल हमें बताएगा कि हमारा 5वां स्पंज किधर रह गया। उसने हंसकर कहा था। वो ओवरी के कैंसर की मरीज़ा थी। उसने वो थैली अलहदा की और बाहर निकाली। आर्टरी फोर्स पेस दें। सामने मॉनिटर पर पेशेंट के वाइटल चल रहे थे। टिक टिक की आवाज़ सारे कमरे में गूंज रही थी। उसने खून में तरबतर स्पंज निकाला और आखिरी दफ़ा देखा। ठीक है, असिस्टेंट ने हाँ में हाँ मिलाई। स्टिचेस का सामान मंगवा ले। टांके भी आप खुद लगाएंगे? क्यों, मुझे ये सिलाई कढ़ाई नहीं आती तो इसका मतलब मुझे टांके लगाना भी नहीं आते? वो चुप रह गया। डॉक्टर अहमद, ये एक जिम्मेदारी है ना। मैंने खुद कहा कि मैं करूँगा ये ऑपरेशन, तो शुरू से आखिर तक मुझे ही करना है। शायद मैं खुद गर्ज हो रहा हूँ कि किसी को सीखने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये इस नीयत से नहीं कर रहा कि कोई सीखे नहीं। ये मेरा काम है और मुझे ही करना है। शुरू में स्किन स्टेरिलाइज करने से आखिरी टांके तक, ये मेरा काम है। वो फोर्स पेस से धागे का सिरा पकड़े महारत से सीता जा रहा था। क्या समझे? यही कि आप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। वो जोर से हंसा था। वो अभी ओटी में ही था जब उसका फ़ोन बजने लगा था। वार्ड बॉय ने स्क्रीन उसके सामने की। सुनेंगे सर? हाँ, ऑन करके स्पीकर पे डालो। उसने लिथड़े हुए खून से स्पंज ट्रे में डाले थे। अस्सलामुअलैकुम वालदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, तू कैसा है मेरी जिंद, मेरा पुत्र? आपकी दुआ है। उसने डायाथर्मी से वो ऑर्गन काटना शुरू किया था। गोश्त के जलने की बदबू सारे कमरे में भरने लगी थी। तू आएगा इस हफ्ते? बात पक्की करनी है ना अनीला की। वो चुप रह गया था। तू छोटा भाई है, तेरा इतना करती है वो, इनकार ना करना। वालदा, मैंने कुछ कहा था शायद। ओ पुरानी बातें चूल्हे में डाल छड़ दे, बस तूने आना है। तेरे हेड का फ़ोन नंबर है मेरे पास, याद रखना। माँ की टाल देगा, अफसर की कैसे टालेगा? वो ज़ोर से हंसा और मुड़कर देखा। अंसारी साहब उसे देखकर हंस रहे थे। खुद से आएगा कि करूं फ़ोन? नहीं नहीं अब्बू जी, अभी तो इंतज़ार में ही हैं। एचओडी अभी ओटी में है। वो फारिग होंगे तो इंटरव्यू होगा। अल्लाह खैर करसी, रब मेरी धी को बोता बोता देवे। उसने लंबी सांस भरी थी। तूने परेशान नहीं होना, मैं बात करूँगा सबसे। वो सब नहीं भी माने तो तुझे फिक्र करने की लोड़ नहीं है। तेरा बाप तुझे इजाज़त दे रहा है तो बस ये काफ़ी है। ये बहादुरी गलत इंसान पर ज़ाया कर रहे हैं अब्बू जी। वो कहना नहीं चाहती थी लेकिन खुद को कहने से ना रोक सकी। ये स्टैंड तब लिए होते तो मेरी माँ जिंदा होती। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। वो भी तो अजीब सी हालत में थी कि बाप को एज़ा देती रहती थी और फिर उसके रोने से पहले खुद ही रो पड़ती थी। रब मेरी धी को आसानियाँ देवे। वही दुआ बार बार। उसने बेजारी से वो लिस्ट देखी थी जो अभी उसे पहुंचाई गई थी। सर अंसारी कह रहे हैं तैयार हो जाएं, इंटरव्यू लेने हैं। वो सुबह से आए बैठे हैं बाहर। यार मुझसे नहीं होते ऐसे काम। यार सर को कहो कोई सर्जरी है तो मैं करवा देता हूँ। वो हंस पड़ा। वैसे डॉक्टर बिलाल, एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको होना चाहिए। माशाल्लाह आप कितने काबिल हैं, इतने ज़हीन हैं, ग्रेड्स भी इतने अच्छे हैं। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, अंसारी साहब को ये सीट देकर हक मारा है आपका। वो उसे देख कर रह गया। इंसान को नाशुक्रा करने में एक बड़ा हाथ मुआशरे का होता है। इधर उधर के लोगों की बातें, लोग हमें बताते हैं कि हम कैसे कैसे महरूम रखे गए हैं। वो बातें जो हम सोच भी नहीं सकते। अब वो उंगलियों पर गिन सकता था कि कहाँ कहाँ कौन कौन उसका हक मार रहा है, कि उसे एक एक बंदा रोज़ कई बार बताता था।
اسے جو نہیں ملا وہ سب کو ازبر تھا، جو مل گیا تھا اس کی گنتی ہی نہیں تھی۔ ایک بات سنو بچے، نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کی خواہش بے وقوف کرتے ہیں، اور میں کم از کم بے وقوف نہیں ہوں، سمجھے؟ وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ سر کو کہو میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ آئیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تو انصاری صاحب نے مسکرا کر کہا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا فون آ چکا ہے، ہدایات دی گئی ہیں کہ ویکنڈ پہ آپ کا ہسپتال میں داخلہ بند کر دیا جائے، اور کسی طرح ممکن ہو تو زبردستی آپ کو گاڑی میں بٹھا کر آپ کے گاؤں بھجوا دیا جائے۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ باس ہیں، کہہ دیتے کہ بی بی تم جانو اور تمہارا لڑکا۔ اللہ توبہ، وہ ایسی بڑی شخصیت، میری کیا اوقات ان کے سامنے۔ وہ ذرا سنجیدہ ہوئے۔ چلے جانا بلال، تمہاری بہن کا معاملہ ہے۔ اس نے لمبی سانس بھری تھی۔ یہ بہنیں ہی تو میرے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، نہ خود آزاد ہوتی ہیں نہ کسی کو آزادی کی تگ و دو کرنے دیتی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ خیر نیکسٹ بلوا لیں سر، گھر بھی جانا ہے۔ انہوں نے بیل پہ ہاتھ مارا تھا۔ بلال نے دیکھا وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی، اس پہ سیاہ شال جس پر سنہری پھول بنے ہوئے تھے۔ سلیقے سے لیے وہ اندر آئی تھی۔ فاطمہ قیوم کھوسا، بیٹھیے۔ وہ چادر سنبھالتی آن بیٹھی۔ وہ عام سی لڑکی تھی، قدرے گندمی رنگت تھی، عام سی سیاہ آنکھیں، متناسب سے نقوش۔ وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ انصاری صاحب ہی اس سے سوال پوچھ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں سرائیکی زبان کا رنگ تھا۔ مادری زبان تو سمجھ نہیں آئی تھی اسے ٹھیک سے۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، بار بار انگلیاں مروڑتی تھی۔ ڈاکٹر بلال نے جب اس سے پہلا سوال پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میسٹیکٹمی کی کنٹراڈکشنز کیا ہوں گی؟ دوسرے سوال پر بھی وہ انگلیاں چٹکاتی رہی۔ کچھ فیچرز تو بتائیں نیچرل۔ وہ دوسرے ہی نام پر اٹک گئی تھی۔ بلال کو شدت سے تہمینہ یاد آئی تھی۔ وہ آواز باز گشت بن کر گونجنے لگی تھی۔ میرے سے نہیں ہوگا بلال، نہیں، میری بہت بے عزتی ہوگی۔ اس کا دل اپنی تال سے اترنے لگا تھا۔ تم کوشش تو کرو، تم ضرور سلیکٹ ہوگی۔ اور کوئی سوال؟ انصاری صاحب کی آواز پر وہ چونکا، اسے دیکھا اور پھر انہیں۔ نہیں تھینک یو، اوکے مس فاطمہ، تھینک یو۔ وہ اس کی طرف گھوم گئے۔ تو فائنل کریں؟ اس نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ ڈاکٹر بلال، آپ نے ابھی کیا کہا؟ سر میری طرف سے یہ کلیئر ہے، فائنل کر دیں اسے بھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی جسے سوئچرز کے نام یاد نہیں آ رہے، میں اسے ریزیڈنسی کے لیے سلیکٹ کروں؟ جی نیکسٹ بلائیں۔ بلال، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ آج تک کتنی بھرتیاں ہم ڈیزرونگ لوگوں کی کرتے آئے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں کل کسی کی زندگی ہوگی، اسے کچھ نہیں آتا تو ہم اسے سکھائیں گے نا۔ وہ چپ رہ گئے۔ سر ہم 12 سیٹوں کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں اور کل کینڈیڈیٹس 12 بھی نہیں ہیں۔ اسے رکھ کر ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ وہ سیٹ جو جانے کب تک فارغ رہے گی وہ کسی کو مل جائے گی۔ میں تمہارے فیصلے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ سر کتنی بار آپ نے میری بات مان کر بعد میں سوچا ہے کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا؟ وہ ایک دفعہ پھر چپ ہو گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے لسٹ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ ہم سب کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب کو خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر اچھا رہے گا۔ بیسٹ وشز۔ فاروق انصاری کہہ کر جا چکے تھے اور وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ ہو تو چکا تھا، تو وہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سیاہ لباس پر ڈالی تھی۔ جیسا انٹرویو وہ دے کر آئی تھی، اس کے بعد اس کا سلیکٹ ہونا معجزہ ہی تھا۔ وہ گھر کے لیے نکلنے کو تھا جب کوریڈور میں نوٹس بورڈ کے پاس لڑکیوں میں اسے وہ بھی نظر آئی تھی، فاطمہ قیوم کھوسا۔ اس نے بے اختیار اپنی اسکرٹ کی شرٹ ٹھیک کی تو چونک پڑا، وہ بھی تو سیاہ لباس میں ہی تھا۔ تو یہ قدرت کا اشارہ تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ خیر ہو سرجن صاحب، اتنے نجومی کب سے ہو گئے آپ؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ وہ پاس سے گزرا اور ان سب کو مبارکباد دی تھی۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی، وہ تو بس لسٹ میں اپنا نام گھورتی جا رہی تھی۔ وہ سٹاف روم میں آیا اور رجسٹر میں دستخط کر رہا تھا جب مہران اندر آیا۔ میں نے سنا تو نے پھر سے کتے کی طرح رال ٹپکائی ہے۔ اس کی گردن کی نسیں تن گئی تھی۔ کتنی بری بات ہے، بیچاری وہ تو بچی ہے۔ ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں نفس کے مارے لوگ۔ بکواس خود بند کر دے گا یا میں کراؤں؟ وہ ہنسا۔ تو کیا کروا سکتا ہے مجھے پتا ہے، اور میں کیا کروا سکتا ہوں یہ شاید تجھے پتا نہیں ہے۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو باہر نکلوا سکتا ہوں میں۔ غور سے دیکھ، تیرے سے اونچا نہیں تو تیرے سے نیچا بھی نہیں ہوں۔ گو ٹو ہیل، وہ کہہ کر مڑنے کو ہی تھا۔ ہر لڑکی پہ دل آ جاتا ہے نا تیرا،
क्यों, कहाँ, कब, कैसे देखे बगैर बस आ जाता है ना? उसने मुड़ कर देखा। वो उसे गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। रात ऐसी स्याह थी कि सांस लेने में दुश्वारी होती थी। कसीला धुआं हलक से फेफड़ों तक जाता था और सांसें अंदर ही अंदर घुट जाती थी। वो हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। भाई नहीं, प्लीज़ भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ हट जा सामने से, मैं कह रहा हूँ ना, हट। नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, किसी ने उसे खींचा था। उसकी ओट में छुपी वो निशाने में आ चुकी थी। भाई नहीं, गोली चल चुकी थी। 1 2 4 7, खून, चीखें, अंधेरा, वहशत, किसी के रोने की आवाज़। बिलाल लंबी सांस लेकर उठ बैठा था। ख्वाब और हकीकत के दरमियान की वो नाजुक सी डोर टूट गई थी। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। सांस धुंकनी के जैसे चल रही थी। सन्नाटे में उसके दिल की धड़कन दूर तक गूंज रही थी। वो बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा सर झुकाए हाँफता रहा था। वो हकीकत थी जो ख्वाब जैसी थी। वो ख्वाब था जो हकीकत भी था। कुछ सोचकर उसने अपनी दाहिनी टांग से पांचा ऊपर किया। टखने पर जरा ऊपर तक वो सर्जरी का निशान था। 1 2 4 7 टांके। उसने बेबसी से उन पर हाथ फेरा था। मुझे माफ़ कर देना तहमीना। उसने कुर्ब से सरगोशी की थी। कॉन्फ्रेंस रूम में उन सबको बुलवाया गया था। वो सारे सीनियर सर्जन भी मौजूद थे। उसका मकसद भी उन नए रेजिडेंसी पर आने वालों के साथ इंटरेक्शन करना था। बिलाल ने देखा कल के बरक्स वो आज लहू रंग लिबास में मलबूस थी, सफ़ेद ओवरऑल पहने, अपनी साथियों के दरमियान खामोश बैठी। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा था। उसकी नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करके उसने देखा तो वो सर झुका गया। पागल हो गया है तू? ऐसे क्यों बार बार देख रहा है लोफरों की तरह उसे? उसने खुद को घर कहा था। डॉक्टर फातिमा कयूम, आप अपना इंटरव्यू देंगी। बिलाल ने देखा उसका चेहरा लाल पड़ता चला गया था। चेहरे पर पजल होने का एहसास अपना रंग भरने लगा था, वैसी ही जैसी वो कल इंटरव्यू के दौरान थी। वो कई बार अटकी थी, हालांकि अब कोई सबक तो नहीं सुनाना था। वो बैठी तो उसने सबसे पहले ताली बजाई थी और वो उस दिन उसकी पहली और वाहिद ताली थी। मेहरान ने तंजन उसे देखा। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। एक गलती और हम मसीहा से कसाई बना दिए जाते हैं। कोशिश नहीं करनी बल्कि अपनी सारी जान लगा देनी है कि हमसे गलती ना हो। बाकी ये सब है तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन नीयतों का अजर भी तो मिलता है ना। नीयत तो उसने भी की थी, बड़े सिदके दिल से। बहुत देर तक वो वार्ड राउंड पर थे। आज डॉक्टर बिलाल जफ़र ने राउंड करना था। वो पीजीज रेजिडेंसी वाले और एचओज उनके साथ थे। वो एक एक बेड पर रुकता, पेशेंट के बारे में पूछता और हिदायत देता जाता। वो तीसरा बेड था। पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन्स का मसला था। जी डॉक्टर फातिमा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लेकिन हम नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है? वो उससे पूछ रहा था और वो सोच में पड़ गई। सबकी नज़रें उसी पर गड़ी हुई थी। कम ऑन, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। वो सर झुका गई। वो उसे बताने लगा था। अगले बेड पर भी उसने उससे ही पूछा था और उसके टूटे फूटे जवाब पर बहुत देर तक उसे समझाता रहा था। उस पूरे राउंड में उसने बस उसे ही मुखातिब किया था और उसी से सवाल किए थे। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और माथा पसीने से भीग चुका था। क्या मुसीबत है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? उसने कोफ्त से सोचा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या मुसीबत थी और क्या वजह थी कि वो बस उसी की तरफ खींचता जाता था। उसे देखता तो देखते रहने को दिल करता था, देखता रहता था तो उसे मुखातिब करने को जी चाहता। वो बोलती तो जी चाहता कि वो बोलती रहे, पर वो बोलती ही तो नहीं थी। चुप चुप, खामोश, गुमसुम सी। उसकी एक वजह शायद उसके ग्रेड्स भी थे। वो जानता था उसका इल्म इतना वसी नहीं था। कह सकते थे कि वो वहाँ मर मर कर पहुँची थी, लेकिन अगर उसका दिल नहीं था तो वो वहाँ पर क्यों थी? वो उसका पैशन तो बिल्कुल भी नहीं था। वो 2 दिन में ही जान चुका था कि सर्जरी उसका जुनून नहीं था। वो वहाँ मारे बांधे आती थी, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं हो सकता था। इंटरव्यू के दौरान इतना तो वो जान चुका था कि वो एक जद्दी पुश्ती रईस घराने से थी। उसका सरनेम जिस शख्स का था वो अपने इलाके में बहुत मशहूर था। फिर क्या था, वो नहीं समझ सका था। और ये खोज उसे उसके पास जाने को कहती थी उसे, और शायद ये उसकी खोज से कहीं ज़्यादा था। डॉक्टर बिलाल जफ़र को वो अच्छी लगने लगी थी। घर पे सब वैसा ही था। हवेली वैसे ही तमकिनत से सर उठाए खड़ी थी। उसकी गर्दन में वैसा ही सरिया था जैसा उसके मकीनों की गर्दन में था। अकड़े हुए बदन, कलफ ज़दा लिबास, ऊंचे शिमले,
तनी हुई गर्दनें, धरती हिलाती चालें, वो उसके भाई थे, कज़न्स थे, चाचे थे, वो सब उसका ख़ानदान था। एक ऐसा ख़ानदान जहाँ वो मिसफिट था। अस्सलामुअलैकुम वालदा, वो तपाक से मिली थी। जिਉਂदा रह मेरा पुत्र, मेरी ठंड में माँ कुर्बान जाए, मेरी ठंड माँ कुर्बान जाए। उसकी बारी आती तो वो माँ ही बन जाती थी, बस एक माँ। फिर वो अपने कबीले की सरदार सरकार नहीं रहती थी। मुझे पता था, मेरा दिल कहता था तू ज़रूर आएगा। आ इधर मेरे कोल बैठ, तुझे देखूं तो सही। वो मुस्कुराया और उनके पास बैठ गया। माँ से नाराज़गियाँ कैसी बातें करती हैं वालदा। ते फिर 4 महीनों में एक बार भी दिल नहीं किया घर आने को। वो एक लम्हे को चुप रह गया। बस वालदा, मसरूफियात, हस्पताल, जहन्नुम में गया हस्पताल, खसमा नु खावे। तुझे भी बस शौक है गुलामी का। कब से कह रही हूँ, अपना हस्पताल कर, इधर आजा, यहाँ रह। यहाँ रातों रात तेरे लिए इमारत खड़ी कर देंगे तेरे भाई। वो उन्हें देख कर रह गया था। मेरी जगह वहाँ है वालदा। अपने प्यो जिवें ज़िद्दी हैं। वो उसे देख कर रह गई। वो मुस्कुरा दिया था, तभी वो ट्रे लिए अंदर आई थी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वो उससे 1.5 साल छोटा था, लेकिन वो उसे 10 साल बड़े भाई की तरह पेश आती थी। अब भी उसके सामने सर झुका तो उसने शफकत से उसे हाथ लगाया था, कैसा है मेरा बच्चा। अब भी उसके सामने सर झुका तो उसने शफकत से उसे हाथ लगाया, शफकत से उसे साथ लगाया, कैसा है मेरा बच्चा। वो कैसी थी, ये तो उसकी शक्ल पे लिखा था। वो उसकी आंखों में झांकना चाहता था और वो नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी। उसका दिल कट कर रह गया था।